कि जब मैं वापस आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, भाइयों ने, फैमिली ने। वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज़ उठाते रहे, किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं जोर लगाते रहे। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था और आंधी भी बहुत तेज थी, तब भी आपने एक छोटा सा चिराग जलाया हुआ था, पूरा अंधेरा होने नहीं दिया कभी। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी है। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत है। इसी तरह आप लोगों ने, हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारिग हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें ज़रूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, जहाँ पे हुकूक की बात है, वहाँ पे हमें एक मौके रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्पेशली इसी मकसद के लिए आया हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो मुझे पता चला कल से नौरीन रो रही थी, मुझे दोस्तों ने बताया, तो वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं। दूसरा, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे ख़वातीन और बच्चों के साथ, जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहाँ जाना भी मुनासिब समझा, वहाँ भी मैं गया, रजी भाई लेकर गए, सदीक जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर मेरा एक सवाल है, आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक ये तो मुझे भी नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये लुकनत अब नहीं है, ये रवि जानते हैं ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और ये नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे 2, 4, 5 सूरतें भी पढ़ दूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा कुछ? बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहाँ पे भी कम है। मेरी फैमिली बता रही है कि जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहाँ पे बहुत ही ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज़ करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफ़ी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। मैं थोड़ा बहुत है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चीफ साहब को चाहिए कि आपको बुला के आपसे पूछें कि आपको किसने उठाया था, कहाँ रखा था। अगर आपको चीफ साहब बुलाते हैं तो आप सारी कहानी हूबहू ने बयान करेंगे, कहाँ से उठाया, कहाँ रखा, क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोलूं। इमरान भाई, सर ये बताइएगा कि आप जेल कहें या टॉर्चर सेल, जो भी नाम दे दें उसका, आप इतना अरसा रहे, इस दौरान इंसान का अल्लाह के साथ भी एक राब्ता होता है और इंसान फिर अपने मिस्टेक्स को भी रिवाइज करता है, देखता है कि कहाँ मुझसे क्या हुआ। इस मजमूई नतीजे पे आप कहाँ तक पहुंचे? देखिए, आदमी ना गलतियों और सही काम, इन दो चीज़ों के बीच में ही अपनी लाइफ गुजार रहा होता है।
तो आपको एनालिसिस करने का मौका अक्सर मिलता रहता है। कभी झटका लगने से मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले भी ऐसे ही था, यानी ये जो मैंने एक मामले पे आज भी माजरत की, ऐसा नहीं है कि मैंने कैद होने से पहले नहीं की थी, पहले भी की थी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तो रजी भाई को याद है, मैंने वहां पे भी ये माजरत की थी उनसे कि उस वक्त, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये सोच के किया हो कभी कि इसमें कोई लालच या खौफ का अंसर नहीं, तब वो ठीक लगता था। लेकिन आपको रोजाना नए हकायक पता चलते हैं। वो बकौल सदीक जान आपकी आंखें खुलती हैं, पूरी कौम की खुल गई आंखें, वो तो ये कह रहा था। तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन। तो आपको जब नई चीज पता चलती है, आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिलता। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सर ये बताइएगा कि आज एक ऐसी पर्सन, जब आप लापता हुए थे, जब आप गुमनामी की जिंदगी में चले गए थे, कभी ऐसा महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपने कहा बस आप शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आखिरी दिन है? रोज सर अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आप कहाँ रहे हैं। और सर इसमें ये भी ऐड कर दें, यहाँ पर भी सारे साफी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी साफी के साथ इस तरह से हो सकता है। तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। सर आपके सबसे ज्यादा जो चीज आपको याद आई वहां पे, टाटर सेल कहें, जेल कहें, कुछ और कह लें, वो ऐसी क्या चीज थी जो पर्सनली जो आपको याद आई? वो 2-4 दिन होना तो आपको 1-2 चीजें याद आती हैं। मैं तो कोई चीज बची नहीं थी जो याद ना आई हो। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है। जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में कभी, सबसे पहले आपको अल्लाह याद आता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार कि खासतौर पे उसने कश्ती वाली मिसाल दी है कि जब इनकी कश्ती तूफान में घिर जाती है तो ये अल्लाह को याद करते हैं, खालिस अल्लाह को पूरी तौहीद के साथ। तो जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। आपके सामने कोई डिमांड रखी गई है, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछें, आपके लिए बेहतर है। तो सोशल मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की, जो मुबशिर जैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे, इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरारुल हसन साहब से आपका बड़ा एक सोशल मीडिया पे वो जारी रहता था। अभी आप अपने वीलॉग शुरू करने जा रहे हैं तो साफियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला होगा? देखिए, इख्तलाफे रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे, और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और इख्तलाफे रहे तो बड़ी अच्छी चीज है। जहां तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको जिंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फोन किया था एक दिन और सॉरी किया था। तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत शिद्दत से आपके पहले वीलॉग का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वीलॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं, अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को।
परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौकिफ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौकिफ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौकिफ, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौकिफ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौकिफ, ताकतवर अब भी कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूं, राय नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूं ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात, तो इसलिए जिसको वो मौके सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूं। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौकिफ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया, जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुल के करूंगा, ऐसे ही दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल गुला के करूंगा। देखिए मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस ने, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहाँ चला गया, और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना है। ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं जी, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा।